ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक्स के बारे में। हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था जो हम लोग को कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में हेल्प करता है। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में आपको बताया था कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके पास अनस्टेबल स्पीशी होता है जो कि आपके पास रिएक्शन के बीच में बन जाता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। उसमें से आज के लेक्चर में हम बात करने वाले कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। देखो, इससे पहले हम अपना मेन टॉपिक चालू करें जो कि हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बन फ्री रेडिकल है, उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। देखो, बहुत बार क्या होता है ना, जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें आपके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक साथ काम करता है। तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात सुननी है और कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात नहीं सुननी है? जब आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम करते हैं तो आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास काम करते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगर इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम करते हैं तो यहां पे हमें क्या करना है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना है। देखो, वो प्रायोरिटी ऑर्डर आपके पास क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा आपके बैक बॉन्डिंग का, उसके बाद होगा क्वासी एरोमेटिक का, उसके बाद होगा एरोमेटिक का, उसके बाद होगा रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक का, उसके बाद होगा हाइपर का, सबसे कम प्रायोरिटी होगा इंडक्टिव का। जनरली मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले इंडक्टिव देखते हैं, लेकिन एक बात दिमाग में रखना, सबसे कम प्रायोरिटी होता है इंडक्टिव का। तो बीबी का मतलब है बैक बॉन्डिंग, क्यू का मतलब है क्वासी एरोमेटिसिटी, ए का मतलब है नॉर्मल एरोमेटिसिटी, इसका मतलब है रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। मुझे पता है दोनों में डिफरेंस होता है लेकिन दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे ही है। एच का मतलब होता है हाइपर कंजुगेशन। एक तो मुझे इतना कम ही पड़ता है जगह, क्या बताऊं, मुझे ना एक बड़ा सा शीट चाहिए यार, ये स्लाइड काफ़ी परेशान करता है मुझे। एक बड़ा सा बोर्ड हो तो पढ़ाने में काफ़ी आसान पड़े। आई का मतलब होता है इंडक्टिव। तो आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा बैक बॉन्डिंग का, उसके बाद क्वासी एरोमेटिसिटी, उसके बाद एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक, उसके बाद हाइपर, सबसे लास्ट में इंडक्टिव। अब देखो, चालू करते हैं हमारा आज का पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि हमारे पास है कार्बन फ्री रेडिकल। हेडिंग को लिखते हैं ग्रीन कलर से। देखो, कार्बन फ्री रेडिकल ये आपके पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये कैसे बनता है आपके पास यार, मैंने आपको कल बताया था, ये आपके बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। कभी भी आपके पास बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो आपके पास यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। मतलब मानो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा और यहाँ पे आपके बाकी जो मर्जी ग्रुप लगे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे कराओगे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, अगर आप यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओगे
तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन होगा लेफ्ट वाले कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन होगा राइट वाले कार्बन का। दोनों कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। अब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या है कि आपके दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था तो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन राइट वाले कार्बन का था और ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले कार्बन का था, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कार्बन फ्री रेडिकल को, तो आपको दिखेगा ये बना रहे 3 कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है एक कोवलेंट बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 कोवलेंट बॉन्ड में हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे देखो इनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, तो इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो कोई भी एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो काम करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी का। तो आपके कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और क्योंकि आपके कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो इनको कौन सा इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा। अगर मैं यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करूं, तो कार्बन फ्री रेडिकल को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ब्रीफली क्लासिफाई करूं, इसे मैं 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं। एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। तो क्योंकि आपका कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट स्टेबलाइज करता है, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट अनस्टेबल बनाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है समझो, मेरे कहने का मतलब ये है कौन से कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, देखो आपके पास रेडिकल है, राइट। अब अगर आपके रेडिकल से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, तो अगर आपके रेडिकल से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने से अवे रखेगा, तो इस रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्योंकि ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये खुद चाहता है इसको इलेक्ट्रॉन मिले, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाए, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन देखो अगर यहाँ पे आपके पास रेडिकल है, राइट, अगर यहाँ पे आपके पास रेडिकल है और आप यहाँ पे लगा देते हो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन फ्लो को खुद के तरफ रखेगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन फ्लो को खुद के तरफ रखेगा। ऐसा होने से क्या होगा, हमारे पास रेडिकल का स्टेबिलिटी घटेगा। क्योंकि आप समझो जो आपका रेडिकल था ना, वो आपका पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन को ले लोगे, अगर आप उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर डिक्रीज करोगे, तो उसका स्टेबिलिटी घटेगा। समझ आया। तो आपके रेडिकल को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अनस्टेबलाइज करता है या स्टेबिलिटी को घटाता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कैटेगरी में आएगा, कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के कैटेगरी में आएगा। देखो जनरली क्या होता है ना, जनरली जो भी ग्रुप आपके पास दिखाते हैं, या तो +M, या तो +H, या तो +I, वो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं। जो दिखाते हैं -M, -H, -I, वो आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं।
ये समझ आ गया आपको? बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने बात किया हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है। ये हमारे पास बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी का काम करता है। अगर हमारे पास रेडिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाए स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, अगर रेडिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाए स्टेबिलिटी को घटाएगा। एक देखो बेसिक आपको पता होना चाहिए, बहुत बच्चों को डाउट होता है, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है ये बेसिक बातें बच्चों को नहीं पता होती है, हम मान लेते हैं पता है और कोई बताता नहीं उन्हें। देखो आपके पास एक कटायन है, अगर आप कटायन को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि अगर आप कटायन को एक इलेक्ट्रॉन देते हो आपके पास अनायन बनता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है यार। आप सोचो लॉजिकली, कटायन का मतलब क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब आप कटायन को एक इलेक्ट्रॉन दोगे, सबसे पहले तो वो अपने ऊपर की डेफिशिएंसी को पूरा करने के बाद न्यूट्रल बनेगा। तो कटायन को एक इलेक्ट्रॉन देने से पहले रेडिकल बनता है, जहां पे आपके पास इसका चार्ज या फिर इसका इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी पहले खत्म होता है। उसके बाद जब आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये जो आपने अब की बार इलेक्ट्रॉन दिया है ये काम करता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन का, तो अब जाके ये अनायन बनेगा। समझ आया? बहुत बेसिक बात है। तो कटायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और अनायन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेस। तो जब आप कटायन को एक इलेक्ट्रॉन दोगे सबसे पहले अपने ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करेगा। उसके बाद जब आप एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तब जाके उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, वो आपका अनायन बनेगा। तो आपका कटायन से लेके अनायन का रास्ता 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। ये बेसिक बात को दिमाग में रखना, ठीक है। एक देखो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जेनरेशन ऑफ रेडिकल के बारे में, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि आपका रेडिकल कब बनेगा? जब आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है? उसके लिए आपका एक शॉर्टकट होता है हेल्पर कंसेप्ट। वो क्या होता है? जब रिएक्शन में आपके पास हीट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर लाइट हो या फिर परऑक्साइड हो या फिर आपके पास रेडिकल हो, तो आपका यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। देखो H का मतलब क्या हुआ? हीट। E का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। L का मतलब क्या हुआ? लाइट। P का मतलब क्या हुआ? परऑक्साइड। R का मतलब क्या हुआ ना, या तो आपके पास पहले से रेडिकल प्रेजेंट है या फिर आपके पास एक रेडिकल इनिशिएटर अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम उन रिएक्शन को देखते हैं जो कि हमारे पास सिलेबस में है और जिसमें रेडिकल बनता है, ठीक है। देखो आप में से मेजॉरिटी बच्चे सोचेंगे भाई साहब ये बंदा चैप्टर वाइज क्यों नहीं पढ़ा रहा है। आप सोचो लॉजिकली यार, आप खुद सोचो ना। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोचिंग्स बेसिक से कवर करने में ड्रॉपर्स बैच में भी अराउंड 4-5 महीने का समय लेती है, जिसमें काफ़ी लंबे लेक्चर्स होते हैं, उससे मैं 1 महीने के अंदर बेसिक से कैसे ख़त्म करा दूंगा? भगवान तो हूँ नहीं मैं। तो इसका सल्यूशन क्या है ना, देखो बहुत बार क्या होता है जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो ना तो बहुत रिएक्शन आपका रिपीट होता है और आपका ना वो जो रेपिटेशन होता है वो आपका बहुत बार अननेसेसरी होता है, ठीक है। इससे बेटर क्या है ना, हम यहाँ पे रिएक्शंस को पढ़े ना कि चैप्टर को। तो अगर हम रिएक्शन वाइज पढ़ेंगे हमारा अप्रोच थोड़ा बेटर होगा, हमें समझने में आसानी होगा और हम कम टाइम में ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। बात रही प्रैक्टिस की ना, तो एक बात मेरी याद रखना, हमारे पास ना एक टॉपिक होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन, जहाँ पे पूरा हाइड्रोकार्बन से लेके अमीन्स तक आ जाता है। तो या तो आपको पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन आता है या तो आपको पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं आता है। बीच का कुछ नहीं होता कि आपको हाइड्रोकार्बन आता है, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं आता है, अमीन्स आता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ या तो आपको सारे चैप्टर आते हो तब आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर आपको उसमें से एक भी चैप्टर नहीं आता है क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला रिएक्शन
जो हमारे पास आता है जहाँ पे रेडिकल बनता है ना, वो हमारा होता है फोटो हैलोजिनेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। तो हेडिंग डालो फोटो हैलोजिनेशन। देखो हर रिएक्शन में आपको क्या देखना है, सबस्ट्रेट कौन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका रिएजेंट क्या है, और थीम क्या है। ठीक है, देखो फोटो हैलोजिनेशन में आपके पास क्या होता है ना, सुनो, जो आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है वो आपका एल्केन होता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है आपका वो आपका एल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास मिथेन है, आपने इसके ऊपर डाल दिया Cl2 ओवर एच म्यू। अब ये एच म्यू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था शायद लास्ट लेक्चर में भी। देखो एच म्यू का मतलब होता है डिफ्यूज सनलाइट। तो ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे क्या होता है, देखो CH3Cl बनता है और आपके पास HCl बनता है, राइट। अब ये असली में होता कैसे, इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसके मैकेनिज्म में ना हमारे पास मेनली 3 स्टेप आएंगे। कौन से 3 स्टेप हमारे पास आएंगे, सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास आएगा चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, इसे बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपके पास Cl2 अवेलेबल है ना, तो ये आपके पास Cl2 का मॉलिक्यूल है। देखो आपके पास यहाँ पे डिफ्यूज सनलाइट है, तो होगा क्या ना, डिफ्यूज सनलाइट आके इस बॉन्ड के ऊपर गिरेगा, और जब डिफ्यूज सनलाइट आके इस बॉन्ड के ऊपर गिरेगा तो आपके पास इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया है, जब भी आपके पास होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो आपके पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि होता क्या है ना, इस बॉन्ड में आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये आपका होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, आगे जाके आपका स्टेप नंबर 2 क्या होता है, इसे कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें आपके पास क्या होता है, देखो ये जो आपका Cl रेडिकल फॉर्म हुआ है ये जाएगा आपके मिथेन मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, देखो मिथेन मॉलिक्यूल को अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐसा लिख दूँ H और CH3। अब एक बात मेरी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको बोला था होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने के लिए बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो आपका बहुत कम होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपके पास एक रेडिकल पहले से प्रेजेंट है, अगर आपके पास एक रेडिकल पहले से प्रेजेंट है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल में रेडिकल फॉर्मेशन कर देगा। फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है कि नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो हम एक हिंदी भाषा में एक लाइन कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। वैसे ही क्या होता है ना, जैसे ही आपके पास रेडिकल का प्रेजेंस आता है, देखो रेडिकल आपके पास क्या है, रेडिकल आपके पास एक आत्मनिर्भर इंसान है कि नहीं, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान है। क्योंकि देखो हमारे रेडिकल ने क्या किया, इसने बिजनेस में से अपना हिस्सा लेके खुद का अलग बिजनेस खोल लिया। तो ये ना मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए। तो इसलिए क्या होता है ना, जब भी आपके पास रेडिकल बनता है ये आपका दूसरे बॉन्ड का भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करा सकता है। जब भी आपके पास पहले से एक रेडिकल प्रेजेंट होता है वो दूसरे बॉन्ड का भी होमोलिटिक क्लीवेज करा सकता है। ठीक है, तो देखो होगा यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ पे Cl रेडिकल प्रेजेंट है
तो इस Cl रेडिकल के प्रेजेंस को देख के इस बॉन्ड का भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो आपके पास ना H रेडिकल का फ्री एक्सिस्टेंस हो नहीं पाता है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा वैसे ही इसके साथ रेडिकल कपलिंग करके बॉन्ड बना लेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा। ऐसा करने से आपके पास क्या हुआ, देखो HCl बना, साथ में CH3 रेडिकल बना। अब देखो ये जो आपका CH3 रेडिकल है ये जाएगा अपना रिवेंज लेने। किसके पास जाएगा, ये जाएगा एक और Cl2 मॉलिक्यूल के पास, क्योंकि रिएक्शन में आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मालूम है आपको। ठीक है, तो अब क्या होगा, वापस सेम कॉन्सेप्ट, रेडिकल को देख के इस वाले बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, राइट वाला Cl भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेफ्ट वाला Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके Cl रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऐसा करने से आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे CH3Cl आएगा, यहाँ पे Cl रेडिकल आएगा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे ना एक टाइप से चेन रिएक्शन हो रहा है। कैसे यार, समझो। देखो एक बार आपका यहाँ पे Cl रेडिकल का इनिशिएशन हो गया। आपको समझना पड़ेगा केमिस्ट्री में क्या होता है ना, हम लोग को बस चीज़ों को इनिशिएट करना होता है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आपने डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस से एक बार आपने रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया, एक बार आपने डिफ्यूज सनलाइट के हेल्प से Cl रेडिकल को फॉर्म कर लिया, उसके बाद ये Cl रेडिकल जाएगा एक मीथेन मॉलिक्यूल के पास, उससे हाइड्रोजन लेगा, HCl बनाएगा, उसका रेडिकल बनाएगा मिथाइल रेडिकल, उसके बाद ये मिथाइल रेडिकल अगले Cl2 मॉलिक्यूल के पास खुद जाएगा, खुद का हैलाइड बनाएगा और यहाँ पे वापस Cl रेडिकल बनेगा। अब ये जो आपका Cl रेडिकल बना है ये आपके एक और मीथेन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, वापस से ऊपर वाला रिएक्शन परफॉर्म होगा, वापस से आपके पास मिथाइल रेडिकल बनेगा। ये जो मिथाइल रेडिकल बनेगा ये वापस से एक और Cl2 मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, वापस से आपका नीचे वाला रिएक्शन होगा और ये आपका चेन रिएक्शन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक या तो मीथेन में से या तो Cl2 में से कोई एक खत्म ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। अब देखो लास्ट यहां पे हमारे पास होता है, क्या होता है, ये होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब देखो चेन टर्मिनेशन स्टेप का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है ना वो हमारे इनऑर्गेनिक रिएक्शन से काफ़ी अलग होता है। देखो इनऑर्गेनिक रिएक्शन हमारा बहुत स्पेसिफिक होता है यार। अगर आपने NaOH एक्वा सोल्यूशन और HCl एक्वा सोल्यूशन का आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराया तो आपके पास NaCl का एक्वा सोल्यूशन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ये आपको पता है, बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन जो हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है ना वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनता है, मतलब मेजॉरिटी ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स का स्टडी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर प्रोडक्ट। आपने नोटिस किया होगा कभी हम इनऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं बोलते कि ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, हम ऐसा केवल ऑर्गेनिक रिएक्शन में बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से आपके पास जो प्रोडक्ट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में फॉर्म होता है, जिस प्रोडक्ट का एक सिग्निफिकेंट यील्ड ऑब्टेन होता है, उसकी हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड है, एल्काइल हैलाइड है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइड प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर आपका Cl2 मॉलिक्यूल पहले फिनिश हो गया तो आपके पास बहुत सारा मिथाइल रेडिकल बच जाएगा अनरिएक्टेड। अगर आपका मिथेन मॉलिक्यूल पहले खत्म हो गया तो आपके पास बहुत सारा Cl रेडिकल बन जाएगा अनरिएक्टेड। और रेडिकल ना आपस में बहुत आसानी से कपलिंग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे हमारे पास कौन से रेडिकल बन रहे हैं, CH3 रेडिकल बन रहा है और Cl रेडिकल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है कि आपका
H3 रेडिकल और CH3 रेडिकल आपस में कपलिंग कर ले और इथेन बना ले। ऐसा भी हो सकता है कि Cl रेडिकल आपस में कपलिंग कर ले और Cl2 बना ले। ऐसा भी हो सकता है कि आपका CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल आपस में कपलिंग करके CH3Cl बना ले। ठीक है, तो यह आपका मैकेनिज्म होता है फोटो हैलोजिनेशन का। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एल्केन कन्वर्ट होता है एल्काइल हैलाइड में, रिएक्शन हमारे रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन आपको ना इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, खाली आपको इतना पता होना चाहिए, मानो आपके पास मिथेन है, मैंने यहाँ पे डाला Cl2H, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपके पास रेडिकल बनता है, तो रेडिकल बनाओ, उसके बाद रेडिकल कपलिंग कराओ और प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, अब देखो जैसा रिएक्शन यहाँ पे हमने कराया क्लोरीन के साथ ना, वैसा ही रिएक्शन हमारे पास ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे Br2H मिलोगे, सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा, यहाँ पे मिथाइल रेडिकल आएगा और यहाँ पे आपके पास Br रेडिकल आएगा, इनके बीच में कपलिंग होगा, आपके पास CH3Br बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचोगे ये काम आप कर लो फ्लोरीन के साथ, या फिर अगर आप सोचोगे ये काम आप कर लो आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है। क्योंकि फ्लोरीन के साथ क्या होगा ना, ये एक्सोथर्मिक बन जाएगा, रिएक्शन में आग लग जाएगी। और आयोडीन के साथ क्या होगा ना, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। ऐसा आपके पास होगा। फ्लोरीन के साथ क्या होगा, आपके पास रिएक्शन में आग लग जाएगी, और आयोडीन के साथ क्या होगा, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। अब देखो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, सिंपल सा रीज़न है यार। देखो अगर मैं बात करता हूँ कि जब हमने यहाँ पे आयोडोनेशन कराया तब ये रिवर्सिबल क्यों हो गया, क्योंकि देखो जो आपका आई रेडिकल होता है ना, जो आपका आई रेडिकल होता है वो आपका स्टेबल होता है यार। जो आपका आयोडीन का फ्री रेडिकल होता है वो आपका काफ़ी स्टेबल होता है। और साथ में यहाँ पे क्या होगा ना, जब आप यहाँ पे आयोडोनेशन कराने की कोशिश करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या आएगा, मिथाइल आयोडाइड आएगा, और साथ में आपके पास क्या होगा ना, साथ में आपके पास HI आएगा। एक तो आपका HI रिएक्शन को रिवर्सिबल ले जाएगा, और दूसरा रीज़न क्या है ना, जब यहाँ पे आपके पास आयोडीन का फ्री रेडिकल बनेगा वो आपका स्टेबल होता है, तो वो रिएक्शन करना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि जो चीज़ स्टेबल है वो रिएक्शन क्यों करना चाहेगी, जिस चीज़ का स्टेबिलिटी कम है वही तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये समझ आया। और देखो आपका यहाँ पे फ्लोरीनेशन एक्सोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि देखो जब आप यहाँ पे फ्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करोगे, एक तो देखो आपके फ्लोरीन होता है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, आपको पता होना चाहिए आपके सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का साइज बहुत छोटा होता है। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है तो ये एटम काफ़ी पास पास होते हैं, तो यहाँ पे लोन पे रिपल्शन बहुत डोमिनेट करता है, जिस वजह से ये जो आपके फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है ये आपका बहुत आसानी से टूट जाता है, इवन डार्क कंडीशन में भी टूट जाता है। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर डिफ्यूज सनलाइट डालोगे ना, तो भाई साहब होगा पता है क्या, ये आपका बहुत ही हाई एनर्जी वाला स्पीशी बन जाएगा, और ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव बन जाएगा कि भाई साहब रिएक्शन में आगे लगा देगा। हम लोग प्रॉपरली प्रोडक्ट के यील्ड को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव हो जाता है। तो आपको समझ आ रहा है कि अगर हमें यहाँ पे एल्केन से बनाना है एल्काइल हैलाइड, तो ये जो हमारा मेथड है फोटो हैलोजिनेशन, इससे हम बना सकते हैं एल्काइल क्लोराइड, इससे हम बना सकते हैं एल्काइल ब्रोमाइड, लेकिन इससे फ्लोराइड भी नहीं बन पाएगा, इससे आयोडाइड भी नहीं बन पाएगा। देखो एक ना आपको दिमाग में रिएक्शन का थीम याद रखना है। थीम क्या है कि अगर आपको एल्केन से बनाना है एल्काइल हैलाइड तो फोटो हैलोजिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपका फ्लोराइड और आयोडाइड नहीं बनेगा। तो सवाल है इसको कैसे बनाएंगे, तो अगर आपको फ्लोराइड और आयोडाइड बनाना है
तो आपको हैलोजन एक्सचेंज का सहारा लेना होगा। अब ये हैलोजन एक्सचेंज की कहानी क्या है समझो। देखो इसमें हमारे पास दो नेम रिएक्शन आते हैं। एक आता है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। इससे हमारे पास क्या होता है, आयोडाइड फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन हमारे पास एक्सक्लूसिवली आयोडाइड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे ना, आपको पता है कि भाई साहब एल्केन से आपका आयोडाइड तो बन नहीं पाएगा। क्या बन पाएगा, या तो बन पाएगा क्लोराइड या तो बन पाएगा ब्रोमाइड। तो या तो आप क्लोराइड या तो आप ब्रोमाइड पहले बना लो। तो मानो हमने यहाँ पे क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड बना दिया, उसको दिखाता हूँ मैं CH3X से, जहाँ पे X आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएजेंट होता है NaI ओवर एसीटोन। यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएजेंट होता है NaI ओवर एसीटोन। आप इस रिएजेंट का इस्तेमाल करो। ये रिएजेंट आपका क्या करेगा ना, क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड को कन्वर्ट कर देगा आयोडाइड में। ये रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये आज का थीम नहीं है। कभी अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। वैसे भी इसका मैकेनिज्म वगैरह का ज़रूरत पड़ता नहीं है, खाली आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता है। रिएजेंट का नाम होता है NaI ओवर एसीटोन, जहाँ पे आपका क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइड में। खाली इतना पता होने से काम आपका बन जाएगा। बाकी जो रिएक्शन का डिटेलिंग है ना, उसको डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। लेकिन आज का हमारा थीम है रेडिकल केमिस्ट्री। ऐसे देखो यहाँ पे आपके पास एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन है ना यार, इसमें Z होता है कि S होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है ना। अरे यार मैं तो भूल गया, रुको, इसमें Z होता है कि S होता है, एक बार देख लेना। ठीक है, इसमें Z या फिर S मैं भूल गया। तो ऐसा कुछ रिएक्शन होता है, ये आपका होता है फ्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए। अब आपके फ्लोराइड का स्पेलिंग क्या होता है यार, कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, बहुत दिक्कत होती है स्पेलिंग में। ठीक है, और पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जिस इंसान को इतनी दिक्कत हो रही है स्पेलिंग में इंग्लिश में, 12 में तो हमारा बोर्ड हुआ नहीं था, 10 में जब हमारा बोर्ड हुआ था ना, तब उस इंसान को इंग्लिश में 100 मिले थे, है ना। ये CBSE बोर्ड पता नहीं क्या क्या कर देता है। स्पेलिंग क्या होता है यार फ्लोराइड का, फ्लोराइड, रुको एक सेकेंड गूगल करते हैं। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन भी गूगल करते हैं और ये फ्लोराइड का स्पेलिंग भी गूगल कर लेते हैं। हाँ सही है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में ऐसा आता है। ये फ्लोराइड का स्पेलिंग क्या होता है, हाँ चलो सही था यार, मेरे को आता था, बस मैं भूल गया था। देखो फ्लोराइड का फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप या तो क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड बना लो, उसके बाद ना आप इसके ऊपर एक पर्टिकुलर रिएजेंट डालो तो आपका काम हो जाए। देखो यहाँ पे आप रीएजेंट के तौर पे क्या डालते हो, यहाँ पे आप रीएजेंट के तौर पे हैवी मेटल फ्लोराइड डालते हो। यहाँ पे आप रीएजेंट के तौर पे हैवी मेटल फ्लोराइड डालते हो। हैवी मेटल फ्लोराइड डालने से क्या होता है, यहाँ पे आपके पास फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कौन से हैवी मेटल फ्लोराइड यहाँ पे हम डालते हैं, है ना, वो आपको नाम याद करने पड़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो नाम को याद रखना। देखो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो आप AgF का, या फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो आप COF2 का, है ना, या फिर इस्तेमाल कर सकते हो He2F2, या फिर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो AgF का, है ना, AgF तो बता दिया मैंने। और क्या हो जाएगा, हमारे पास SpF3 भी होता है। तो देखो ये हमारे पास हैवी मेटल फ्लोराइड होते हैं, इसके इस्तेमाल से क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड कन्वर्ट हो जाता है फ्लोराइड में। देखो ये जो आपके पास दो रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म बहुत अनइम्पॉर्टेंट है, खाली आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। वैसे भी ये जो आपके रिएक्शन है ना, ये आपके कभी भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में नहीं आएंगे।
अगर आपके पास बहुत सारे सीक्वेंशियल रिएक्शन आ रहे हैं ना, तो सीक्वेंस में आपको ये दिख जाएंगे। तो अब तक हमने बात किया फोटो हैलोजिनेशन के बारे में। हमने क्या बात किया कि भाई साहब फोटो हैलोजिनेशन हमारे पास एक रिएक्शन होता है जहाँ पे हमारे पास रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। हमारे पास सबस्ट्रेट में एल्केन होता है, प्रोडक्ट में एल्का हैलाइड होता है। यहाँ पे 3 स्टेप होता है मैकेनिज्म के। इनिशिएशन स्टेप होता है, प्रोपोगेशन स्टेप होता है, टर्मिनेशन स्टेप होता है। यहाँ पे आप क्लोराइड बना सकते हो, ब्रोमाइड बना सकते हो, लेकिन फ्लोराइड या फिर आयोडाइड बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप यहाँ पे फ्लोराइड बनाने की कोशिश करोगे तो आपका रिएक्शन में आग लग जाएगा। जब आप आयोडाइड बनाने की कोशिश करोगे रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको फ्लोराइड या फिर आयोडाइड बनाना है, आपको हैलोजन एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर बनाना है आयोडाइड, फिंकलस्टीन रिएक्शन आपके काम आएगा। आप डालोगे NaI ओवर एसीटोन, या तो क्लोराइड में या तो ब्रोमाइड में काम हो जाएगा। अगर आपको बनाना है फ्लोराइड, आप डालोगे कोई भी हैवी मेटल फ्लोराइड, जैसे कि AgF हो गया, COF2 हो गया, Ag2F2 हो गया, SbF3 हो गया। ये आप डालोगे या तो क्लोराइड में या तो ब्रोमाइड में, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो आगे की बात करते हैं। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा ना, कि जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, आपके पास मैकेनिज्म में आपने देखा यहाँ पे चेन रिएक्शन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मानो आपके पास मीथेन था, आपने यहाँ पे डाला Cl2H म्यू, तो आपके पास क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा। लेकिन देखो ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ये ना आगे वापस रिएक्ट कर जाता है Cl2H म्यू से, और यहाँ पे बनाता है CH2Cl2। फिर रिएक्शन यहाँ भी नहीं रुकता, ये आपका CH2Cl2 वापस रिएक्ट करता है Cl2H म्यू से, फिर यहाँ बनाता है CHCl3। ये यहाँ पे भी नहीं रुकता, वापस रिएक्ट करता है Cl2H म्यू से, और यहाँ बनता है आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 है ना। तो देखो पहले आपके पास बनता है मिथाइल क्लोराइड, उसके पास बनता है मिथाइल डाइक्लोराइड, उसके पास बनता है क्लोरोफॉर्म, उसके पास बनता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऐसा कुछ आपके पास होता है। तो यहाँ पे आपके पास ना एक तरह से आपको समझना पड़ेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। देखो ये जो आपका CH3Cl है, यहाँ पे आपका एक ही क्लोरीन एटम लगा है, इसको बोलते हैं मोनो डेरिवेटिव। ये जो आपका CH2Cl2 है, यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन एटम लगा है, इसको बोलेंगे डाई डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे आपका हैलोजन एटम क्लोरीन है, इसको बोलेंगे मोनो क्लोरो डेरिवेटिव। यहाँ पे आपका हैलोजन एटम क्लोरीन है, इसको बोलेंगे डाई क्लोरो डेरिवेटिव। सिमिलरली इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव, और इसको बोलेंगे टेट्रा क्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, ये समझ आया आपको? ऐसा कुछ आपके पास काम करता है। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास 2 केस पॉसिबल है, कि अगर आपको जानना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर आपको मेजर प्रोडक्ट जानना है, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारा रिएक्शन होता है डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा पहले ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको बोला था 2 केस पॉसिबल है, या तो आपका मीथेन का मॉलिक्यूल पहले ख़त्म हो जाए तो आपका बहुत सारा Cl रेडिकल बच जाएगा अनरिएक्टेड। अगर यहाँ पे आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल पहले ख़त्म हो जाए, बहुत सारा मिथाइल रेडिकल बच जाएगा अनरिएक्टेड। तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो आपका मीथेन यहाँ पे एक्सेस में हो, या फिर आपका क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस में हो। ये 2 चीज़ आपके पास हो सकती है। अगर आपका मीथेन यहाँ पे एक्सेस में होगा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका मीथेन एक्सेस में है, इसका मतलब आपके क्लोरीन का मॉलिक्यूल पहले ख़त्म हो गया। अगर आपके क्लोरीन का मॉलिक्यूल पहले ख़त्म हो गया, इसका मतलब आपका बहुत सारा मिथाइल रेडिकल अनरिएक्टेड बच गया। उस केस में आपका मोनो डेरिवेटिव होगा मेजर। लेकिन अगर आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल एक्सेस में, इसका मतलब आपका मीथेन का मॉलिक्यूल पहले खत्म हो गया। अगर आपके मीथेन का मॉलिक्यूल पहले खत्म हो गया, इसका मतलब आपका बहुत सारा क्लोरीन रेडिकल बच गया अनरिएक्टेड। तो उस केस में आपका टेट्रा क्लोरो डेरिवेटिव होगा मेजर।
देखो इतना मुश्किल नहीं है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मीथेन एक्सेस में है, मतलब क्लोरीन पहले ख़त्म होगा, क्लोरीन पहले ख़त्म होगा मतलब मिथाइल रेडिकल बचेगा। अब जब मिथाइल रेडिकल ज़्यादा बचेगा तो आपका ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ही बन पाएगा ना, जहाँ पे आपका मिथाइल रेडिकल यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आपका क्लोरीन एक्सेस में है तो मीथेन पहले ख़त्म होगा, तो आपका बहुत सारा क्लोरीन रेडिकल बच जाएगा। अगर आपका बहुत सारा क्लोरीन रेडिकल बच जाएगा तो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर मल्टीपल क्लोरीन एटम लगने का कोशिश रहेगा, तो आपका टेट्रा क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा मेजर। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, नाम होता है नंबर ऑफ मोनो हैलो प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, जे एडवांस का फेवरेट थीम है, और ये जे मेंस में भी आता है। यहाँ पे ना क्या होता है, यहाँ पे आपका फोटो हैलोजिनेशन के साथ हल्का सा आइसोमेरिज्म का तड़का लगता है, ठीक है। टेंशन मत लो अगर नहीं आता है, वीक है। जो काम की चीज़ है वो बता दूंगा मैं आपको। अब देखो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले थीम समझना पड़ेगा, थीम क्या होगा। देखो नंबर ऑफ मोनो हैलो प्रोडक्ट्स के थीम का मतलब क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे ऐसे रिएक्शन कराते हो तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, आपके पास मोनो हैलो प्रोडक्ट भी बनता है, डाई हैलो प्रोडक्ट भी बनता है, ट्राई हैलो प्रोडक्ट भी बनता है, टेट्रा हैलो प्रोडक्ट भी बनता है। ये आपके पास सारे टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ये बात आपको समझ आ रही है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझो आप, कि जब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ मोनो हैलो प्रोडक्ट की, तब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास बाकी प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, या फिर तब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो एल्केन का मॉलिक्यूल है एक्सेस में प्रेजेंट है। अब ये नंबर ऑफ मोनो हैलो प्रोडक्ट का थीम क्या है, देखो यहाँ पे ना हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बताने होते हैं। यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बताने होते हैं। और यहाँ पे होता क्या है ना, हमारे पास आइसोमेरिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बहुत बार क्या होगा, आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाएगा, बहुत बार आपके पास क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। अब देखो ये जो बातें हैं ना, मैं आपको बोल के नहीं समझा सकता, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बेटर समझ आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप कुछ बेसिक बातें सीख लो, क्योंकि मैं ना क्या करता हूँ इस थीम के लिए एक शॉर्टकट फॉलो करता हूँ। आप भी उस शॉर्टकट को अप्लाई करना, काफ़ी अच्छा अप्रोच होगा, तो आप सीख लो। देखो शॉर्टकट क्या है, सुनो। अभी कम से कम 10 मिनट बस सुनते रहना शांति से, क्या कर रहे, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, मत सोचना, सब क्लियर हो जाएगा आपको। देखो शॉर्टकट क्या है ना, अगर आपका 2 डिग्री कार्बन है, ये काम करता है डायरेक्ट कायरल सेंटर का। डायरेक्ट कायरल सेंटर का आपके पास मतलब होता है इट विल एक्ट एज कायरल सेंटर ओनली व्हेन halogen is directly attached to it। और इसको विल के जगह मे कर लो, कि गारंटी नहीं है ऐसा हमेशा हो, ऐसा हो सकता है। और सिमिलरली आपका 3 डिग्री कार्बन काम करता है इन डायरेक्ट कायरल सेंटर का। इसका मतलब क्या है, इट कैन एक्ट एज कायरल सेंटर एनी टाइम। मैंने क्या कहा यहाँ पे, जो आपका 2 डिग्री कार्बन होगा वो काम करता है डायरेक्ट कायरल सेंटर का। इसका मतलब वो कायरल सेंटर का बिहेवियर तभी शो कर सकता है जब उसके ऊपर हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो। जो आपका 3 डिग्री कार्बन होता है वो काम करता है इनडायरेक्ट कायरल सेंटर का, वो अपने कायरल सेंटर का बिहेवियर कभी भी शो कर सकता है। सबसे पहला सवाल, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो दिया गया कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, या फिर 3 डिग्री कार्बन है।
तो वो सुन लो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड गिनने हैं। जितना आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उतना उस कार्बन का डिग्री होगा। अगर कोई मासूम बच्चे को नहीं पता है कि कायरल सेंटर क्या होता है, यह आपके पास ऐसा sp3 एटम होता है जिसका चारों वैलेंसी डिफरेंट होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपका 2 डिग्री कार्बन काम करता है डायरेक्ट कायरल सेंटर का। तो आपको ना डायरेक्ट कायरल सेंटर को कब चेक करना है? आपको डायरेक्ट कायरल सेंटर को तभी चेक करना है जब उसके ऊपर आपको हैलोजन अटैच दिखे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपका 2 डिग्री कार्बन काम करता है डायरेक्ट कायरल सेंटर का। तो इसे चेक कब करना है? इसे चेक करना है एज अ कायरल सेंटर, चेक फॉर कायरल सेंटर। कब करना है? व्हेन हैलोजन डायरेक्टली अटैच। ये सब चीज़ें लिखवाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है यार, बोलने में काफ़ी आसान पड़ता है। और 3 डिग्री कार्बन काम करता है इनडायरेक्ट कायरल सेंटर का। इसका मतलब इसे कब चेक करना है? इसे कब चेक करना है फॉर कायरल सेंटर? ऑलवेज। ये सीखोगे ना, अप्रोच काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इतना समझ आ गया आपको? अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, मानो आपके पास कुछ ऐसा है, बहुत ध्यान से देखना, ऐसा कुछ है। इसके ऊपर मैं डालता हूँ Br2H म्यू। आपको बताना है नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट। ठीक है, हर एग्जाम्पल का थीम क्या है आपको बताना है? नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, देखो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, हमेशा आपको देखना है क्या आपके सबस्ट्रेट में कोई भी टाइप का सिमेट्री है। मैं बोलूँगा हाँ, देखो इस लाइन के अबाउट आपका दोनों हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, तो आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब देखो आपको ना यहाँ पे एरो चलाना है। कैसे? देखो आपको पता है ये जो थीम है आपका, ये आपका Br रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। तो आपका Br रेडिकल कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? या तो यहाँ जुड़ेगा, या तो यहाँ जुड़ेगा, या तो यहाँ जुड़ेगा। लेकिन एक चीज़ देखो यार, जो आपका फर्स्ट वाला पोजीशन है, जो आपका लास्ट वाला पोजीशन है, दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मैं Br को फर्स्ट वाले पोजीशन पे जोड़ूँ या फिर अगर मैं Br को लास्ट वाले पोजीशन पे जोड़ूँ, दोनों केस में हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो हम सिमेट्री क्यों ढूंढते हैं? ताकि हम रेपिटेशन ना कर दे प्रोडक्ट्स का और हम यूनिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाए। तो आपके पास ये दो पॉसिबिलिटी है, ये आपने बैकबोन रेडी किया। अब देखो इसको बना के देखो, तो एक बार Br यहाँ पे, एक बार Br यहाँ पे। अगला स्टेप क्या है? आपको यहाँ पे हर एक कार्बन का डिग्री चेक करना है। ये कार्बन बना रहा है 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 डिग्री, ये कार्बन बना रहा है 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 2 डिग्री, ये कार्बन बना रहा है 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 डिग्री। मैंने क्या बोला है, जो आपका 2 डिग्री है वो काम करता है डायरेक्ट कायरल सेंटर का। इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन कायरल सेंटर का बिहेवियर तभी शो कर सकता है जब उसके ऊपर हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो। 3 डिग्री कभी भी कर सकता है और 1 डिग्री करता ही नहीं है। तो 1 डिग्री में तो आपको परेशान होना ही नहीं है, 1 डिग्री में तो आपको परेशान होना ही नहीं है। तो देखो आपको बस क्या देखना है, 2 डिग्री। और 2 डिग्री को कब चेक करना है फॉर कायरल सेंटर? जब उसके ऊपर हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो। यहाँ पे देखो 2 डिग्री कार्बन के ऊपर हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, तो मुझे यहाँ पे चेक करना है क्या ये कायरल सेंटर है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसके चारों ग्रुप को देखूंगा,
एक ग्रुप हाइड्रोजन, एक ग्रुप मिथाइल, एक ग्रुप मिथाइल, एक ग्रुप Br। इसका चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है क्योंकि इसके पास 2 मिथाइल है। इसका मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे भी आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा। टोटल आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। मानो कुछ ऐसा है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास है, आपने डाला Br2HMu, थीम वही है नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट। सबसे पहला स्टेप क्या, सिमेट्री देखोगे। देखो आपको दिख रहा है अभी भी आपके पास इस लाइन के अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा आप ना इसको देख के बहुत ज़्यादा जज्बाती मत होना कि ध्यान से देखो, लेफ्ट वाला हिस्सा तो राइट वाले हिस्से का इमेज नहीं दिख रहा है। मैं बोलूँगा बनाने के पैटर्न पे मत जाओ। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। वो तो मैंने इसको बॉन्ड लाइन में दिखाया है जिगजैग करके, असलियत में तो आप इसको ऐसे दिखा लो। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि इसके अबाउट दोनों हिस्सा एक दूसरे का इमेज है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको लेके जज्बाती मत होना कि भाई यहाँ तो मेरे को दोनों इमेज नहीं दिख रहा है, पता नहीं आप कैसे इन दोनों को इमेज बोल रहे हो। तो अगर आपको कभी भी ऐसा परेशानी आए तो आप ना ये जो मैंने नीचे बनाया इसको देख के कर लेना है। ठीक है, देखो बात को समझो, अगर मैं बार बार ऐसे दिखाऊंगा ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो दोनों हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब देखो सिमेट्री का यूज़ क्या होता है, क्यों दिखते हैं, ताकि हम प्रोडक्ट्स का रेपिटेशन ना करें। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने केस पॉसिबल है, या तो यहाँ पे जुड़ेगा आपका Br या तो यहाँ पे जुड़ेगा Br, क्योंकि आपको पता है ये थीम क्या बनाएगा, Br रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। बैकबोन रेडी है, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। एक बार Br को यहाँ जोड़ो, एक बार Br को यहाँ जोड़ो, हर एटम का डिग्री लिखना है। ये कार्बन बना रहा है एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 डिग्री, ये कार्बन बना रहा है 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 2 डिग्री, ये कार्बन बना रहा है 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 2 डिग्री, ये कार्बन बना रहा है 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 डिग्री। समझ आ गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखो, 2 डिग्री कार्बन काम करता है डायरेक्ट कायरल सेंटर का। 2 डिग्री कार्बन को तभी चेक करना है कायरल सेंटर के लिए जब उसके ऊपर हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो। इस वाले केस में 2 डिग्री कार्बन के ऊपर हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, इसको देखेंगे फॉर कायरल सेंटर। तो कंडीशन क्या होता है, कायरल सेंटर में sp3 एटम का चारों वैलेंसी अलग अलग होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, एक वैलेंसी मिथाइल, एक वैलेंसी हाइड्रोजन, एक वैलेंसी इथाइल, एक वैलेंसी Br, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चारों ग्रुप अलग है, मतलब काम करेगा कायरल सेंटर का। अब देखो ये आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। जब आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है तो आपके नंबर ऑफ आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, हो जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। और ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे 0 कायरल सेंटर है, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन गए, 2 + 1 3। अच्छा यहाँ पे कौन से 2 प्रोडक्ट बने आपको समझ नहीं आया, मैं बोलूँगा कोई बातें समझा देता हूँ। देखो एक आपके पास बनेगा R फॉर्म, एक आपके पास बनेगा S फॉर्म। अब समझ आया? अगर आपको RS में भी नहीं समझ आता तो ऐसा समझो कि एक बार क्या होगा आपका ब्रोमीन वेज पे आएगा, एक बार क्या होगा आपका ब्रोमीन डैश पे आएगा। अब समझ आया? आगे बात करते हैं। देखो मानो आपके पास ऐसा कुछ है, आप यहाँ पे डालते हो Br2/HMu। ठीक है, तो आपको दिख रहा है वापस आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल में सिमेट्री को देखना है। आप बोलोगे सिमेट्री अब की बार है नहीं, मैं बोलूँगा देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन आपके पास एक और सिमेट्री भी होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखो वैसे तो आपके पास बहुत सारा टाइप ऑफ सिमेट्री होता है, लेकिन इस थीम में मेनली आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ही देखना है, उससे काम हो जाएगा। ज़बरदस्ती का आइंस्टीन मत बनना, परेशानी में फंस जाओगे। ठीक है, तो देखो इस कार्बन से, ये जो आपका बीच वाला कार्बन है, इससे आपका सभी कार्बन इक्वी डिस्टेंट है, तो इसे कह सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है,
ये जो मैं बात कर रहा हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री की, ये मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाके बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हल्का सा शॉर्टकट मोड में बात कर रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन हो जाए यार। इसका ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मेरी बातों को दिल पे मत लेना, मैं काफ़ी हद तक शॉर्टकट मोड में चल रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है ना, कि चाहे आप यहाँ पे बी आर जोड़ो, चाहे आप यहाँ पे बी आर जोड़ो, चाहे आप यहाँ पे बी आर जोड़ो, एक ही केस है, क्योंकि आपके तीनों कार्बन इक्वी डिस्टेंट है बीच वाले कार्बन से। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रहा है, या तो आप बी आर को यहाँ पे जोड़ोगे या तो आप बी आर को यहाँ पे जोड़ोगे। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी आया, या तो बी आर यहाँ पे या तो बी आर यहाँ पे। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ आपके पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको हर एक का लिखना है डिग्री। तो आपको दिख रहा है ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, क्योंकि बना रहे 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। 3 डिग्री कार्बन काम करता है इनडायरेक्ट कायरल सेंटर का, उसको हमेशा चेक करना है फॉर कायरल सेंटर। अब ये देखो 3 डिग्री कार्बन है, दोनों मिथाइल सेम है, कायरल सेंटर नहीं हो सकता। 3 डिग्री कार्बन है, दोनों मिथाइल सेम है, कायरल सेंटर नहीं हो सकता। यहाँ पे एक प्रोडक्ट, यहाँ पे एक प्रोडक्ट, टोटल हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। देखो मानो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ मानो, यहाँ डालूंगा Br2 और H म्यू। मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री काम कर रहा है, ऐसे। अब जब मैं ऐसा बोलूंगा ना भाई, बच्चे मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो बोलेंगे ये तो आपने हद ही कर दी, आप ना अपने चश्मे का नंबर बदल लो। मैं बोलूंगा देखो फिर आप जज्बाती हो गए। आप समझो, इसको मैं जिगजैग बनाता हूं क्योंकि ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके जज्बाती नहीं होना। अब दिख रहा है, मुझे बताओ क्या अब मैं सही हूं? तो चश्मे का नंबर किसे बदलना है? हाँ, समझ आ रहा है ना यार? अच्छा, यहाँ पे आप एक और इंटरेस्टिंग बात को देखो, देखो बात को समझो ध्यान से। जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात की थी ना, जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात की थी, यहाँ पे देखो हमारे पास तीनों कार्बन, हमारे पास तीनों कार्बन इक्वी डिस्टेंट थे बीच वाले कार्बन से। तो हमने बोला तीनों कार्बन आपस में आइडेंटिकल है, चाहे आप इनमें से किसी भी एक कार्बन के ऊपर हैलोजन जोड़ो, एक ही बात होगी। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये दोनों कार्बन तो आपके पास आइडेंटिकल है, लेकिन ये तीसरा वाला कार्बन आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि देखो इनके सराउंडिंग एटम अलग अलग है। अगर आप देखोगे ये वाला कार्बन, इसका सराउंडिंग एटम केवल हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाले कार्बन का सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी है। समझ आया ना? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं काम करेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, आप यहाँ पे बी आर जोड़ो या फिर यहाँ पे बी आर जोड़ो, एक ही केस है। तो एक केस है यहाँ पे बी आर जोड़ो, एक केस है यहाँ पे जोड़ो, एक केस है यहाँ पे जोड़ो, एक केस है यहाँ पे जोड़ो। तो आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी आ रही है, चारों को यहाँ पे ड्रॉ करो। देखो आपको लग रहा होगा भाई ये कितना लंबा मेथड बता रहा है, लेकिन देखो आपको लंबा लग रहा है क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन इजीली है। जब क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा ना, तो ये काफ़ी काम का मेथड है यार। और ये थीम आपके पास एडवांस में भी आता है, टेंशन मत लो, मतलब एडवांस में 4 मार्क्स आ जाएंगे ये सब करके, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है कि भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन मेथड को फॉलो करना गलती नहीं होती, इससे आपका अप्रोच काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप इसको मैनुअली करने बैठोगे ना, बहुत परेशान हो गए यार, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपका मिस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिग्री निकालो सबकी, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। देखो आपके पास 2 डिग्री कार्बन काम करता है डायरेक्ट कायरल सेंटर का। तो देखो 2 डिग्री कार्बन को चेक करना है फॉर कायरल सेंटर जब उसके ऊपर हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो। बहुत ही ध्यान से देखना, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है, इसके ऊपर यहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली अटैच है। चेक करो क्या ये कायरल सेंटर है। तो आपको दिख रहा है इसका चारों ग्रुप अलग है। इधर आपके पास लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप है, राइट साइड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ऊपर ब्रोमीन है, नीचे हाइड्रोजन है। तो ये कायरल सेंटर है। 3 डिग्री कार्बन को हमेशा चेक करना है फॉर कायरल सेंटर। ये आपका 3 डिग्री कार्बन है,
क्या ये एक्ट कर रहा है कायरल सेंटर? देखो इसका चारों ग्रुप अलग है। यहाँ पे लेफ्ट में इसके पास इथाइल है, हाइड्रोजन है। राइट में अगर आप ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा यहाँ पे राइट में मिथाइल है, यहाँ पे राइट में ब्रोमो मिथाइल है। देखो आपका मिथाइल और ब्रोमो मिथाइल अलग अलग ग्रुप है, तो ये काम करेगा कायरल सेंटर का। 3 डिग्री कार्बन को हमेशा चेक करना है। देखो क्या ये यहाँ पे काम करेगा कायरल सेंटर का? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों मिथाइल सेम हो गए। 3 डिग्री कार्बन को हमेशा चेक करना है, क्या ये यहाँ पे काम करेगा कायरल सेंटर का? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम हो गए। 3 डिग्री कार्बन को हमेशा चेक करना है, क्या ये यहाँ पे काम करेगा कायरल सेंटर का? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम हो गए। ये आपको समझ आया? अब देखो सब आपके पास अनसिमेट्रिकल केस है। नंबर ऑफ आइसोमर का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, n का मतलब होगा नंबर ऑफ कायल सेंटर। यहाँ पे एक कायल सेंटर है, 2 प्रोडक्ट बनेगा। 0 कायल सेंटर है, 1 प्रोडक्ट बनेगा। एक कायल सेंटर है, 2 प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे क्या है बताओ? यहाँ पे आपके पास 0 कायल सेंटर है, 1 प्रोडक्ट बनेगा। टोटल आपके पास यहाँ पे 6 प्रोडक्ट बनेंगे। समझ आया? कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो मानो आपके पास ना ऐसा कुछ केस है, इसके ऊपर मैं डालता हूं Cl2 ओवर H म्यू। ठीक है, तो चाहे आपका क्लोरीन हो चाहे आपका ब्रोमीन हो, थीम सेम है। सबसे पहले आपको ना सिमेट्री देखनी है। देखो क्या आपकी आंखें वो देख पा रही है जो मेरी आंखें देख पा रही है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या क्या केस होगा। आपका क्लोरीन यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है और यहाँ पे जुड़ सकता है। तो आपके पास 4 केस पॉसिबल है। चारों केस को आप ड्रॉ करो। एक बार यहाँ पे जुड़ेगा क्लोरीन, एक बार यहाँ पे जुड़ेगा, एक बार यहाँ पे जुड़ेगा, एक बार यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख दो, समझने में आसान पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखो, ध्यान से देखना यार। देखो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन काम करता है डायरेक्ट कायरल सेंटर का। उसको तभी चेक करना है फॉर कायरल सेंटर जब उसके ऊपर हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो। अभी आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन के ऊपर हैलोजन डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो देखो क्या ये काम करेगा कायरल सेंटर का? देखो ऊपर की तरफ मिथाइल दिख रहा है, लेफ्ट में मिथाइल नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन है और एक वैलेंसी हाइड्रोजन है। मतलब इन शॉर्ट चारों ग्रुप अलग अलग है, काम करेगा कायरल सेंटर का। यहाँ देखो आप एक चीज़ देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या ये कार्बन काम करेगा कायरल सेंटर का? नहीं करेगा। वजह क्या है समझो, ये रास्ता और ये रास्ता सेम है। होता क्या है, सबसे पहले कंपेयर करते हो फर्स्ट वैलेंसी, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। सेकंड कंपेयर करते हो सेकंड वैलेंसी, वापस कार्बन, यहाँ पे भी वापस कार्बन। उसके बाद कंपेयर करते हो थर्ड वैलेंसी, लेफ्ट से भी मिथाइल और राइट से भी मिथाइल। तो यहाँ पे दोनों रास्ते एक जैसे है, इसका मतलब इसका दोनों ग्रुप एक जैसा है। तो इसका चारों ग्रुप अलग नहीं हुआ, इसका चारों वैलेंसी अलग नहीं हुआ, ये नहीं काम करेगा एज कायरल सेंटर। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन को हमेशा देखना है। ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। अभी देखो ये रास्ता सेम है, तो नहीं काम करेगा एज कायरल सेंटर। ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, ये रास्ता सेम है, तो नहीं काम करेगा एज कायरल सेंटर। ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, ये रास्ता अलग अलग हो गया, मतलब ये भी काम करेगा एज कायरल सेंटर। ये 3 डिग्री कार्बन है, ये रास्ता सेम है, नहीं काम करेगा एज कायरल सेंटर। समझ आया आपको? तो देखो आपको यहाँ पे क्या समझ आया, बहुत ध्यान से देखना कि देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में 0 कायरल सेंटर, 1 प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड वाले में हमारे पास 0 कायरल सेंटर, 1 प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड वाला है ना, इसमें आपके पास 2 कायरल सेंटर है, सिमेट्री नहीं है।
तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, n का वैल्यू 2 है, 2 की पावर 2, 4 प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे लास्ट वाले में कितना प्रोडक्ट बनेगा? मुझे एक बात बताओ यार। ठीक है, चलो मान लिया यहाँ पे हमारे पास कायरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो पाएगा, लेकिन रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो होता है ना, क्योंकि रिंग के अबाउट आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या मैं सही हूँ? मुझे एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता क्या? एक बार आपका दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, एक बार आपका दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड, इसे हम सिस कह देंगे, इसे हम ट्रांस कह देंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है यार। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप पता है क्या बोलोगे? भाई आप ना बहुत चालाक हो। मैं बोलूँगा क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या चालाकी किया? आप बोलोगे भाई साहब ये जो आप अभी आइंस्टीन बन रहे थे, आप मुझे कहोगे कि भाई साहब ये जो आप अभी आइंस्टीन बने, कि भाई साहब यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ये सेम लॉजिक आपने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे भी तो हमारे पास रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है। मैंने कहा इंटरेस्टिंग बात है, सुनो। एकदम सही बोला आपने, यहाँ पे भी आपके पास रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है। कैसे यार? कैसे यार? देखो ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार आपका दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, एक बार आपका दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड। तो आपने कहा, जो लॉजिक आपने दिया आइंस्टीन वाला, उसके हिसाब से तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनने चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर के, और 2 प्रोडक्ट बनने चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर के, और यहाँ पे हमारे पास 6 प्रोडक्ट होने चाहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, 4 ही होगा। तो आप बोलोगे यार इसलिए मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती, इसीलिए मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती। मैं बोलूँगा रुको, आपके ना थोड़े कॉन्सेप्ट आधे अधूरे हैं यार। देखो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? कि जब आपके पास एक ही सेंटर के वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों अराइज होता है, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर में अपने आप काउंट हो जाता है। क्या कहा मैंने? व्हेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर अकर एट द सेम सेंटर, तो आपके पास क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ऑलरेडी काउंटेड इन द ऑप्टिकल आइसोमर। मैंने कहा कुछ समझ नहीं आया, पूरा एकदम बाउंसर गया। मैं बोलूँगा रुको समझाते हैं। देखो ये आपके पास था, मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे ये कायरल सेंटर सिमेट्री नहीं है, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 प्रोडक्ट कौन से यार? क्या मैं कह सकता हूँ आर आर, एस एस, आर एस, एस आर? आप कहोगे भाई साहब मैंने तो आर एस नेमिंग नहीं पढ़ा। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं। क्या मैं कह सकता हूँ वेज डैश, डैश वेज, वेज वेज, डैश डैश? आप बोलोगे अब थोड़ा बात समझ आ रहा है। मैं बोलूँगा ध्यान से देखो, एक पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों वेज पे हो। एक पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों डैश पे हो। एक पॉसिबिलिटी क्या है? ऊपर वाला वेज पे हो, नीचे वाला डैश पे हो। एक पॉसिबिलिटी क्या है? ऊपर वाला डैश पे हो, नीचे वाला वेज पे हो। सही है? अब एक बात समझो ध्यान से यार। क्या? कि देखो, सुनना ध्यान से। अगर यहाँ पे मिथाइल और क्लोरीन वेज पे, तो हाइड्रोजन तो डैश पे होगा ना। यहाँ पे मिथाइल क्लोरीन डैश पे, हाइड्रोजन तो वेज पे होगा ना।
देखो यहाँ पे आपका मिथाइल है वेज पे, तो हाइड्रोजन होगा डैश पे, क्लोरीन है डैश पे, हाइड्रोजन होगा वेज पे, मिथाइल है डैश पे, हाइड्रोजन होगा वेज पे, क्लोरीन है वेज पे, हाइड्रोजन होगा डैश पे। क्या आपको समझ आता है? ये जो मैंने कहा कि आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड कब होगा? जब या तो दोनों हाइड्रोजन वेज पे हो या तो दोनों हाइड्रोजन डैश पे हो। ये जो मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड, ये कब होगा? या तो एक वेज दूसरा डैश, या तो पहला डैश दूसरा वेज। ये समझ आ रहा है आपको? तो क्या आपको दिख रहा है? बहुत ध्यान से देखो, दोनों हाइड्रोजन आपके डैश पे है, तो इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, सिस कंसेप्ट। दोनों हाइड्रोजन वेज पे है, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, सिस कंसेप्ट। एक हाइड्रोजन डैश पे है, नीचे वाला वेज पे है, मतलब ट्रांस कंसेप्ट। यहाँ पे देखो एक वेज पे है दूसरा डैश पे है, मतलब ट्रांस कंसेप्ट। क्या दिख रहा है? ऑप्टिकल आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपने आप काउंट हो चुके हैं। जब भी आपके पास एक ही सेंटर के अबाउट जी आई ओ आई दोनों होगा, ओ आई में जी आई अपने आप काउंट हो जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्टिकल आइसोमर भी रिंग के अबाउट अराइज हो रहा था, और यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी रिंग के अबाउट अराइज हो रहा था। तो यहाँ पे आपके ऑप्टिकल आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों काउंट हो गया। लेकिन लास्ट वाले केस में आपका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर को इनकाउंटर करना पड़ा। मेरे ख्याल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आप बोलोगे ऊपर दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। मैं बोलूँगा देखो यहाँ पे दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन है, तो आपका दोनों ग्रुप सेम हो जाएगा, जी आई एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे भी देखो दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन है, दोनों सेम हो जाएगा, जी आई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आ गए? अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ को नहीं भूलाऊँ तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएंगे 1 + 1 2 + 4 6 + 2 8। तो यहाँ पे आपका टोटल 8 प्रोडक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ आई? देखो अभी ना हमारा रेडिकल केमिस्ट्री का थीम ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे आपको कुछ बात और बतानी है फोटो हैलोजिनेशन के बारे में, और हमारे पास कुछ और रिएक्शन भी होता है जहाँ पे हमारा रेडिकल बनता है। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही करेंगे हम। मैं वीडियो को छोटे पार्ट्स में डालता हूँ, इसके पीछे लॉजिक है यार। देखो होता क्या है ना, अगर आपके पास बहुत बड़ा वीडियो एकदम से आ जाएगा तो आपको ना अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना पड़ेगा। मानो आपके पास 2-2.5 घंटे का वीडियो आ गया, तो आपको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका वीडियो का ड्यूरेशन कम रहता है, 40 मिनट्स 45 मिनट्स या ऐसा कुछ, तो आप उसको कभी भी देख सकते हो यार। ठीक है, और इससे आपका देखने का एफिशिएंसी अच्छा रहता है। और देखो बाकी कंटेंट में ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर सोचते हो ना कि भाई साहब वीडियो अगर मैं लंबा बना दूंगा, तो मेरे पास ना रिकॉर्डिंग के लिए सेम ही टाइम अवेलेबल है। तो अगर मैं वीडियो लंबा बनाऊंगा तो वीडियो का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, और ऐसा होगा कि 2-3 दिन बाद एक वीडियो आ रहा है। अगर मैं वीडियो को छोटा रखूँगा ना, तो मैं आपको रेगुलरली वीडियोस दे पाऊँगा, और इससे आपका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी वीडियो कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, और कोशिश करेंगे रेडिकल वाले पोर्शन को पार्ट 2 में ख़त्म करने का। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, इजी केमिस्ट्री जेई नीट आपको मिल जाएगा। हम अपने चैनल में 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप उसमें हेल्प करोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।